डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, दैट इज आरयूएचएस एग्जाम पेपर जो 2020 में हुआ था। फिफ्थ सेम की बात करेंगे, जो फार्माकोलॉजी का पेपर है। ये फार्माकोलॉजी पेपर में आपको एज ए मॉडल पेपर बता रहा हूं, या यूं मान लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको डिस्कस करने वाला हूं। मैं इसमें ये चीज बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना चाहिए ताकि आपको मार्क्स ज्यादा मिले, किस तरीके से आपको आंसर करेंगे तो उसी तरह से आपको चीज लिखेंगे। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो पीछे का जो नया पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरह का जो पेपर आता है, ये बी फार्म फिफ्थ सेम की बात कर रहे हैं अपन। जो फार्माकोलॉजी सेकंड है, ये जनरली जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि कोई कुछ भी आपको राइट नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना पेपर पे। यदि कुछ आप लिखते हैं तो वो आपको अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है, वो ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ए सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। पहला ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस के सब सेक्शन होंगे 5-5 नंबर के। तो यहाँ पे ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और सभी क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होते हैं। इस तरह से यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन होते हैं टोटल। ओके। फिर बी सेक्शन की बात कर रहा है। ये बी सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। यहाँ पे कोई से 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस तरह से ये बी सेक्शन भी 20 नंबर का होता है। इसी तरह से सी सेक्शन आता है दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 होता है। इनमें क्वेश्चन 5 और 4 होते हैं, लेकिन इनमें से 5 और 4 में से आपके पास ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से 4 और 3 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के आपके आंसर जो होंगे, आंसर उनके शॉर्ट आंसर होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस तरह से यहाँ पे टोटल 35 मार्क्स का सेक्शन होगा। ये जनरल आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पैटर्न फॉलो किया जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन की। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है नेम 2 कोरोनरी वेसोडाइलेटर्स। तो ध्यान दीजिएगा, वेसोडाइलेटर कहाँ काम आता है? जनरली एंजाइना पेक्टोरिस में काम आता है। एंजाइना पेक्टोरिस, या यूं कहूंगा हाइपरटेंशन, उसमें भी काम आता है। तो वेसोडाइलेटर का कोई से 2 नाम, ड्रग का नाम लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द बायो एसे ऑफ डिजिटालिस। ध्यान दीजिएगा, बायो एसे ऑफ डिजिटालिस, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना, सिंपल सा प्रिंसिपल लिखना है। वैसे बायो एसे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर डिजिटालिस का आपको कैसे पता करते हैं, किस तरह से इंजेक्शन देते हैं, उसका हेड नेक हेड डाउन हो जाता है, वो चीज आपको पता करनी है। ये चीज आपको बतानी है डिजिटालिस का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, इंडिकेशन का मतलब यहाँ पे इसका यूज है। इंडिकेशन का मतलब यहाँ पे यूज है। थायराइड डायूरेटिक्स किस में यूज होता है? तो ध्यान रहे, शायद आपको पता होना चाहिए, डायूरेटिक्स एज वेल एज हाइपरटेंशन। तो इस तरह से इसके और दूसरे आप लिस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 3-4 यूज तो कम से कम आपको लिखने हैं, क्योंकि इंडिकेशंस पूछा है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, लो डोज ऑफ एस्प्रिन एक्ट एज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव। तो ये किस तरह से एस्प्रिन, ध्यान दीजिएगा, एस्प्रिन वैसे तो एनएसएआइड्स कैटेगरी में है, लेकिन कार्डियो प्रोटेक्टिव क्यों होता है उसका रीजन लिखना है। रीजन आपको ज्यादा नहीं लिखना, बहुत शॉर्ट में लिखना है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में लिस्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवर्स क्या होता है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना है, और उसके एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट की बात कर रहा है, तो इस तरह से आपको साइड इफेक्ट के बारे में लिखना है। किसकी बात कर रहा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा है, फॉलोइंग आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेम 2 ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में आंसर टू द पॉइंट करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको डेफिनेशन लिखना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, जिसको आरए भी बोला जाता है, और इसमें 2 ड्रग का नाम लिखना है, जिसमें एग्जाम्पल मतलब क्लासिफिकेशन में से कोई सी 2 ड्रग आपको लिखनी है। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, नेम एनी 4 ड्रग यूज्ड इन कार्डियक अरिथमिया। तो ध्यान देना, कार्डियक अरिथमिया क्या होता है, ध्यान देना, एक लाइन में आप डेफिनेशन लिखेंगे,
किस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे? एबनॉर्मल रिदम ऑफ द कार्डियक सिस्टम नोन एज कार्डियक अरिथमिया। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, चार चार ड्रग बोल रहा है, लिडोकेन लिख सकते हैं और क्यूनिडीन लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी ड्रग्स है जो आप एग्जाम पे तौर पे लिख सकते हैं। फिर आता है नेम एनी टू फाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग्स। तो एनी टू फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग कौन सी होती है? सब छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद में दो एग्जांपल लिखेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यह खास बात यह है, दो में से दो ही नंबर मिलेंगे, आपको मार्क्स काटने की गुंजाइश ना के बराबर रहती है यहाँ पे। व्हाट आर द टोकोलाइटिस एंड गिव एग्जांपल्स। अगेन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोकोलाइट की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिख के फिर एग्जांपल कम से कम दो तीन लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद में गिव द थेरापेटिक यूजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ध्यान दीजिए अगेन यहाँ पे डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं और उसके यूजेज क्या होते हैं थेरापेटिक, ये चीज आपको लिखना है। और साथ में यूजेज में उसका एग्जांपल जरूर लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट होगा, एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा, मतलब उसको पूरे के पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई से दो क्वेश्चन कर ले और लॉन्ग क्वेश्चन करना है, मतलब डिटेल में जाना है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब बताने वाला हूं। तो देखिएगा पहले यहाँ पे डिफाइन बायो एसे, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, गिव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखनी है बायो एसे की। बायो एसे क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन के बाद में यहाँ पे इसका इनके प्रिंसिपल क्या होता है वो प्रिंसिपल बताना है, इन्वॉल्व कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद में उनका मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होता है मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होता है, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वन बाय वन डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, क्लासिफाई ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ ग्लिबेनक्लेमाइड। तो ध्यान दीजिएगा ओरल, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका आंसर बता रहा हूं आपको, डेफिनेशन और उसके बाद में ध्यान देना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ध्यान दीजिए किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है, इसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वहां पे उसका आंसर पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, तो वो याद कर लेंगे तो आपको आंसर पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में है दूसरा फार्माकोलॉजी ऑफ ग्लिबेनक्लेमाइड। मतलब फार्माकोलॉजी ऑफ ग्लिबेनक्लेमाइड का मतलब ये सल्फोनाइल यूरिया वाली कैटेगरी का है, तो सल्फोनाइल यूरिया ग्लिबेनक्लेमाइड उसका फार्माकोलॉजी बताना है। ये सारी चीज हो गई, आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव विद सूटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो ध्यान देना अगेन यहाँ पे किस तरह से आंसर करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में उनका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव का पूरा क्लासिफिकेशन लिखेंगे। यहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात हो रही है तो आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखना, मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर लिखा जाता है, जनरली फार्माकोलॉजी में स्ट्रक्चर नहीं लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स के बाद में बीटा ब्लॉकर के बारे में लिखना है, बीटा ब्लॉकर का क्या फार्माकोलॉजी होता है, पूरे के पूरे जो 8-10 पॉइंट है पूरे के पूरे उसके क्लासिफिकेशन के बाद में आपको डिटेल लिखना है। इस तरह से आंसर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन करने, मतलब 3 और 4 और 5 में से कोई से दो क्वेश्चन करने। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिएगा आंसर एनी फोर ऑफ फॉलोइंग शॉर्ट आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं ए बी सी डी ई, जिसमें से कोई से 4 करने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्लासिफाई एनएसएआइड्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासीटामोल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एनएसएआइड्स का मैंने फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एनएसएआइड्स का सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद में ध्यान देना हाँ क्या उनका क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन के साथ में ध्यान रहे क्लासिफिकेशन में आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखना, अगेन मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ नाम लिखना होता है फार्माकोलॉजी में। और पैरासीटामोल किस तरह का ये होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का ही सवाल है, आपको डिटेल में नहीं जाना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एसी इनिबिटर्स। एसी इनिबिटर दोस्तों 3 कैटेगरी में हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जिसमें सल्फी
सल्फीहाइड्रल था, ध्यान देना, एक तो सल्फीहाइड्रल था जिसमें कैप्टोप्रिल आता है, फिर आता है कैप्टोप्रिल आता है, फिर आता है उसमें फोस्फेट ग्रुप वाला, और उसके बाद में आता है एक कैटेगरी और आती है। इस तरह से उनका एसी इनहिबिटर हो गया। उसके बाद में ध्यान देना उनका डिटेल लिखना है, एडवर्स इफेक्ट लिखना, ज्यादा डिटेल नहीं जाना आपको, अगेन 5 नंबर का ही सवाल है। फिर आता है व्हाट आर द एंड्रोजन्स, राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो ध्यान दीजिएगा एंड्रोजन्स के सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद में सेक्स क्लासिफिकेशन बता देंगे, कौन कौन से एंड्रोजन्स होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल बता देंगे, एग्जांपल के बाद में सेक्स हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल रोल बताना है कि प्राइमरी क्या करेक्टर क्या होते हैं और सेकेंडरी करेक्टर को क्या होते हैं, किस बेसिस पे या कौन से हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो चीज आपको लिखनी होती है। फिर आता है नेक्स्ट, क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स, राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट अरिथमिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेफिनेशन, फिर से डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद में इनकी फार्माकोलॉजी लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आंसर बढ़ा जाएगा, लेकिन यदि आप इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रहे, टाइम के साथ में आपको तरीके से आंसर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन बड़ा पूछा हुआ है। ओके, फिर आता है राइट द पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन कहां रोल होता है, ध्यान रहिएगा, ये कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एसीई इनहिबिटर से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब एसी इनहिबिटर का मतलब यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन है, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, तो वो चीज आपको पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल फ्लो डायग्राम में बताओगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा फ्लो डायग्राम में आंसर बताने का, तो ये ताकि आपको आंसर कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनिमेशन के साथ में बताया हुआ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो आप इसको डिटेल में अच्छे से याद कर लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही करने होंगे, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक। तो ध्यान दीजिएगा अगेन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स बताया हुआ है, तो यहाँ पे इनका पहले डेफिनेशन बताना है, डेफिनेशन के बाद में यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताना है। ओके, इस तरह से एक चीज हो गया इसका। फिर आता है नेक्स्ट, राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो चीज डिटेल में बतानी है, तो यहाँ पर अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको कैसे लिखना, किस तरह से लिखना, वो चीज आपको पूरी मिल जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरह से आपको आंसर लिखना है, पहले इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन के साथ में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हुए इनका किस तरह से एक्शन आता है फार्माकोलॉजिकल, इस तरह से लिखे ना। तो ध्यान रहे क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर बढ़ा जाएगा, लेकिन आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंग समराइज करना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। फिर आता है गिव द क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स। तो ध्यान देना अगेन यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन होगा ओरल एंटीकोगुलेंट्स का, फिर उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन के बाद में ध्यान देना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। इस तरह से आप इंडिविजुअल स्टार्टिंग करते जाएंगे, यहाँ पे ओरल एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं उस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे अगेन मैं बता दूं स्ट्रक्चर नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिखना होता है, तो फार्माकोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन बहुत इजी होता है। इस तरह से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। 75 नंबर का जो सवाल थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तो ये दोनों के दोनों कम एसेंशियल थे, यहाँ तीन क्वेश्चन थे, इसमें से 2 ही क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करने, लेकिन यहाँ इसके सब सेक्शन में 5 में से 4 करने थे, 4 में से यहाँ पे 3 करने थे, तो इस तरह से आपको आंसर करने थे। यहाँ पे आपको और क्या चीज पढ़नी है दोस्तों, तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइए। आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक थैंक यू वंस अगेन।